वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिल्वर लाइब्रेरी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स का बहुत ही एक छोटा सा बेसिक चैप्टर जो कि है प्रेशर। तो इससे पहले हमने लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, तो उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे प्रेशर। तो अभी इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी प्रेशर कि जनरल प्रेशर होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, कि कैसे हम प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, उसके यूनिट्स क्या है, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, वो सब हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये प्रेशर हम लोग इसका जनरल मीनिंग हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अभी हम पढ़ेंगे कि प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है। ठीक है। और फिर ये इसी वीडियो में अभी आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि प्रेशर और प्रेशर इन फ्लूइड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ और हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर से। ठीक है। तो प्रेशर की बात अगर हम करते हैं तो हमारे दिमाग में और एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है। ये थ्रस्ट को बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन थ्रस्ट और फोर्स में बहुत डिफरेंस है। थ्रस्ट क्या होता है कि ये अपने आप में ये फोर्स है जो कि एक सरफेस पे अप्लाई होता है कोई भी डायरेक्शन में। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एक टेबल है। ठीक है, ये एक टेबल है और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक बुक रख दी है। अब ये जो बुक है, ठीक है, जैसे कि अगर आपने अभी लॉज ऑफ मोशन अगर आप पढ़ के आए हो तो आपके लिए बहुत इजी होगा ये समझने में कि जब ये बुक रखी है तो ये अपना एक फोर्स एक्सर्ट करती है नीचे की तरफ। तो ये जो फोर्स ये जो एक्सर्ट कर रही है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा थ्रस्ट। कि थ्रस्ट का डेफिनेशन ये है कि जो फोर्स एक सरफेस पे लग रहा है और वो भी परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होता है हमारा परपेंडिकुलर, या फिर हम इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो थ्रस्ट का मीनिंग ये होता है, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सरफेस। ठीक है, ये है हमारा थ्रस्ट का डेफिनेशन। तो थ्रस्ट को हम बोल सकते हैं कि जो भी बॉडी के ऊपर थ्रस्ट कोई भी एक सरफेस पे, ठीक है, थ्रस्ट किसका लगता है, बॉडी का लगता है। ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो थ्रस्ट हमारा लग रहा है, ठीक है, ये एक वो भी हो सकता है कि जो बॉडी का जो थ्रस्ट लग रहा है वो उसका वेट भी हो सकता है। तो हम क्या बोलते हैं कि थ्रस्ट इज इक्वल टू, मतलब कि यहाँ पर एक मिनट, मैं यहाँ पर हाईलाइटेड में लिख रही हूँ, थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द बॉडी। ये हमें हमेशा याद रखना है कि थ्रस्ट जो होता है वो हमेशा एक बॉडी के थ्रू लगता है ऑन अ सरफेस। एक्सर्टेड बाय द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमें दिमाग में रखनी है ये बात कि जो थ्रस्ट लगता है कोई भी सरफेस पे, वो कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी बॉडी का वेट ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है। और अब ये देखना है कि क्वांटिटी कौन सी है। तो थ्रस्ट जो होती है ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, थ्रस्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी because it is the force acting normally on the surface, that is why it is a vector quantity। ठीक है, ये था हमारा थ्रस्ट। अब हमें जानना है कि इसके यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स ऑफ थ्रस्ट क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। ठीक है, एसआई यूनिट है इसका न्यूटन। ठीक है, एसआई यूनिट है हमारा न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट है हमारा, सीजीएस यूनिट है हमारा डाइन। ठीक है, और इन दोनों का रिलेशन क्या है, रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी कोई न्यूमेरिकल्स आता है तो उसके जो यूनिट्स होते हैं वो हमेशा एसआई यूनिट में ही होने चाहिए। अगर वो सीजीएस यूनिट में होता है तो हमें उसे चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रिलेशन है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ये थ्रस्ट का डेफिनेशन। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ द प्रेशर। ठीक है, अब अब हमने समझ लिया कि थ्रस्ट होता क्या है।
ठीक है, तो अब इसके बाद अभी हम देखेंगे कि प्रेशर क्या होता है। तो अभी अगर जैसे कि अगर हम कोई भी सैंड पे खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा जो पैर होता है वो क्या होता है कि थोड़ा सा धंस जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर हम सैंड के ऊपर लेट जाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो होती है वो नहीं धंसती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के केसेस में थ्रस्ट जो लग रहा है वो इक्वली होता है, क्योंकि दोनों, चाहे हम लेट रहे हो चाहे हम खड़े हैं, हमारा जो बॉडी है, जो हमारा वेट है बॉडी का, वो तो सेम ही रहेगा ना। तो थ्रस्ट जो है वो तो सेम ही रहता है, लेकिन जो इफेक्ट होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, कि जब हम लेटे हुए होते हैं तब थ्रस्ट क्या होता है ना, वो ज्यादा लार्ज एरिया में लगता है, ठीक है। लेकिन हम जब खड़े होते हैं तो वो स्मॉलर एरिया में लगता है। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो ये इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट है ना, इसी को हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अभी मैं प्रेशर का डेफिनेशन लिखती हूँ। प्रेशर क्या होता है कि द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, कि जितना थ्रस्ट लग रहा है उसके थ्रू, अगर जैसे कि एक लार्जर एरिया है, सरफेस एरिया अगर बड़ा होता है तो थ्रस्ट जो होता है वो अलग लगता है, और जो स्मॉलर एरिया होता है उसमें थ्रस्ट अलग लगता है। इफेक्ट जो थ्रस्ट का होता है ना वो डिपेंड करता है। तो वो आगे जाके अभी जो फैक्टर्स है उसमें हम अच्छी तरह से ही सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर हमने जब बोला है कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, तो इसका मतलब क्या है कि प्रेशर का मींस प्रेशर का हमारा जो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा, ऑफ कोर्स बात है कि P इज इक्वल टू F बाय ए। ठीक है, यहाँ पर ये F और A क्या है? थ्रस्ट बाय एरिया। ठीक है, ये है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया, जो कि इसका डेफिनेशन में भी बोल रखा है कि प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। तो अब जहाँ पर अब हम लोग ना, जैसे कि अगर आप लोग को यूनिट्स याद नहीं होते हैं, ठीक है, तो हम कैसे यूनिट्स हम खुद बना सकते हैं। अब जैसे कि प्रेशर का हमें यूनिट लगाना है, ठीक है, तो हमें अगर पता हो कि थ्रस्ट का यूनिट क्या है और एरिया का यूनिट क्या है तो हम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि थ्रस्ट का मैंने अभी बताया था कि थ्रस्ट का यूनिट क्या होता है ना, न्यूटन होता है। हम हमेशा ऐसा ही यूनिट ही लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में अगर यूनिट्स निकालना हो, ठीक है, तो हम ऐसा यूनिट पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, हम सीजीएस यूनिट पे इतना फोकस नहीं करते। ठीक है, और एरिया का हमें पता ही है कि इसका होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि न्यूटन होता है कैपिटल एन, और मीटर स्क्वायर जो है ये ऊपर जाके हो जाएगा -2। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमारा निकल गया ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, ऐसे ही बहुत ही इजी सवाल होता है ये यूनिट्स निकालने का। तो हम मीन्स क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे यूनिट्स याद करते हैं। अब यूनिट्स याद करना जरूरी ही नहीं है। ठीक है, ये फोर्स, एरिया, ठीक है, ये सब जो होते हैं ना इन सब के याद रखने चाहिए, और वो भी बहुत ही इजी। हम डेली बेसिस में जो मैथ्स करते हैं, फिजिक्स के इतना हम फिजिक्स पढ़ाई करते हैं इतना, हर जगह तो न्यूटन, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सब सारा यूज होता है, केजी, ग्राम, ये सब। तो इसीलिए हम लोग जब यूनिट्स निकालते हैं ना हमें याद नहीं करने चाहिए, आप ऐसे ही प्रोसेस से फॉलो करो। ठीक है, ऐसे बहुत इजी हो जाएगा यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स पता चलना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर है इसको हम अलग भी बोलते हैं, और वो बोलते हैं हम इसको बोलते हैं पास्कल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पास्कल, और इसका एब्रीविएशन होता है कैपिटल पी और स्मॉल ए। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर जो हमारा प्रेशर का ऐसा यूनिट है उसको हम बोला जाता है पास्कल। और हम इसको मतलब कि आप पास्कल में भी लिख सकते हो और न्यूटन मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका एसआई यूनिट्स। और इसके और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे कि बार हो गया, मिली बार हो गया। ठीक है, वो सब हम लोगों में नहीं जाना है अभी। ठीक है, हम जो इम्पोर्टेंट है हम वो ही पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रेशर। अब प्रेशर में कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं अभी हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर। ठीक है,
तो ज्यादातर ये जो मेन है इसका है एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया जो है वो है सबसे फर्स्ट फैक्टर, ठीक है, ऑफ द प्रेशर। ठीक है, ये बहुत ही एक मेन फैक्टर है जो कि प्रेशर के ऊपर लगता है। तो अभी ये एरिया के क्या फैक्टर है, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन आता है ना कि राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर, तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एरिया लिख देते हैं, सरफेस एरिया लिख देते हैं, लेकिन हमें ये बताना है कि वो प्रेशर पे इफेक्ट कैसे कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले वो समझेंगे। अभी मैंने अभी जैसे कि बताया था कि जैसे कि अब और एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि ये वॉल है। ठीक है, ये एक वॉल है, मैं मेरे को इसके ऊपर एक पेंटिंग टांगनी है। ठीक है, एक वॉल पेंटिंग मेरे को लगानी है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं एक नेल लेकर आऊंगी। ठीक है, एक नेल लेकर आऊंगी मैं, और फिर उसको मैं हैमर से, एक हैमर से मैं फिर उसको लगा दूंगी। ठीक है, अगर हमने कभी सोचा है कि जो नेल होता है उसका सामने का पॉइंटेड क्यों होता है, इसका जो ये सामने का टिप जो होता है, ठीक है, जो कि अंदर चला जाता है, वो पॉइंटेड क्यों होता है। इसका ये रीजन होता है क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंटेड ना हो, ठीक है, ये जो ऊपर का टॉप एरिया होता है ना, जो हेड होता है नेल का, ठीक है, जैसे कि ये नेल है, ठीक है, ये जो नेल है, अगर ये जो हेड होता है नेल का, अगर उसको हम अगर पुश करें वॉल में, ठीक है, तो क्या वो घुसेगा अंदर, क्या वो अंदर जाएगा। तो यहाँ पर आता है, मीन्स अंदर तो चला जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, अगर हम ज्यादा दम लगाएंगे, ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर आती है कि इफेक्ट, कि कितना, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, कहाँ पर प्रेशर कम लग रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम नेल्स को हम लगाते हैं वॉल पे, तो उसका जो पॉइंटेड एरिया होता है वो क्या होता है, पॉइंटेड एरिया का, ये जो पॉइंटेड एरिया होता है इसमें जो ये सरफेस एरिया है वो बहुत ही कम होता है। वो जो सरफेस एरिया जो कम होता है उसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर जो है वो कम लगता है। ठीक है, हम 2-3 बार मारेंगे और वो नेल अंदर घुस जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम वही हेड को अगर हम अंदर घुसाने की करेंगे तो फिर वो क्या होगा कि हमें 4 बार और थोड़ा प्रेशर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एरिया जो है उसका यही एक पॉइंट बनता है कि लार्जर एरिया, larger area on which a given thrust acts, lesser pressure is exerted। ठीक है, इससे सिर्फ यही एक बात कंक्लूड होती है कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, और सरफेस एरिया अगर कम हुआ, ठीक है, तो हमारा प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टर विच अफेक्ट्स द प्रेशर। अब ये हमने पढ़ लिया कि प्रेशर थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेशर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हम क्या प्रेशर को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, वेज क्या है, हम कैसे डिक्रीज करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक है इसमें आप लोग के सिलेबस में। ठीक है, उसी को हम कवर करेंगे पूरा अच्छे से, क्योंकि ज्यादातर फिजिक्स में ना मतलब कि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम करेंगे वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर। अब प्रेशर को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जो नेल या फिर पेन, बोर्ड पेन होता है, उसका जो एंड पोर्शन होता है वो पॉइंटेड होता है, जिसकी वजह से लार्ज प्रेशर एक्सर्ट होती है ऑन द पॉइंटेड एंड्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत कम एफर्ट लगता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हम प्रेशर कैसे बढ़ा सकते हैं। the pressure the pressure on the surface the pressure on the surface is increased by, क्या कम करने से, ऑफ कोर्स एरिया ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया। ठीक है, कि जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। ठीक है, अब आती है डिक्रीजिंग की बात। ठीक है, कि अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कैसे करेंगे, तो फिर ऑफ कोर्स सी बात है कि हम इसको पूरा उल्टा लिख देंगे। कैसे डिक्रीज करेंगे, द प्रेशर ऑन द सरफेस, the pressure on the surface
is reduced by increasing एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे इंक्रीज, अगर डिक्रीज कैसे कर सकते हैं प्रेशर, अगर हम उसका सरफेस एरिया को हम इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो प्रेशर है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा वेज ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग प्रेशर। अब हम फटाफट चले जाते हैं अपना प्रेशर इन फ्लूइड्स कि फ्लूइड्स में हम प्रेशर प्रेशर जो होता है वो अलग ही होता है फ्लूइड्स में। अब फ्लूइड्स क्या होता है, फ्लूइड्स का मतलब होता है जो भी सब्सटेंस जो फ्लो करती है वो आती है अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, जैसे कि हो गया लिक्विड्स हो गया हमारा। ठीक है, लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, ठीक है, ये आती है अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स। तो अब फ्लूइड्स, ये प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है। अब हमें पता है कि जैसे भी कोई भी एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मैंने पूरा पानी भर चुकी हूँ ऊपर तक। ठीक है, ये सारा पानी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसमें कि मैंने यहाँ पर दो ठो होल कर दिए। एक मिनट, हाँ, मैंने यहाँ पर एक होल कर दिया और मैंने यहाँ पर एक होल कर दिया, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि पानी निकलेगा। ठीक है, पानी यहाँ से भी निकलेगा और पानी पानी यहाँ से भी निकलेगा। मैंने यहाँ पे भी चलो होल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से भी पानी निकलेगा। तो हमें ये देखना है कि जब हम होल करते हैं तो सब जगह से पानी इक्वली निकलता है। ठीक है, जो भी पानी निकलता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होके निकलता है। तो ऐसा कैसे होता है, ड्यू टू द प्रेशर। क्या है ये बात कि जो फ्लूइड जो भी एक कंटेनर में होता है वो उसका जो प्रेशर होता है वो अपने सारे पॉइंट्स में, ठीक है, सारे डायरेक्शन में इक्वल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है कि a fluid contained in a vessel exerts pressure। कि कोई भी फ्लूइड जो भी कंटेनर में होती है वो ऑल द डायरेक्शन ऑल द प्लेन्स में सारे के सारे पॉइंट्स में सेम ही प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, ये हम लोग को एक बात दिमाग में रखनी है, ये इन फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल भी पूछेगा आपसे तो आप ये कंटेनर वाला एग्जाम्पल आराम से दे सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे कि कोई भी एक वेसल है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर होल किया था तीन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इन तीनों होल में अपनी उंगली रख दूं, ठीक है, मैं तीनों होल में उंगली रखकर मैं अगर ऐसे बंद कर दूंगी तो क्या होगा कि मुझे अपने फिंगर्स में प्रेशर जो है मुझे फील होगा। ठीक है, वो जो प्रेशर जो होता है ना, और वो सारा प्रेशर इक्वली फील होगा मेरे को। तो वो प्रेशर जो होता है ना, इससे ही पता चलता है, कंक्लूड होता है कि a fluid contained in a vessel exerts pressure at all points and in all directions। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये खत्म होता है प्रेशर इन फ्लूइड्स। और यहाँ पर एक, हाँ, प्रेशर इन फ्लूइड्स का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, जो कि है हमारा प्रेशर इज इक्वल टू डेप्थ। क्योंकि हम यहाँ पर जो है हम एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एक डेप्थ होता है जो कि होता है h, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और इनटू जी। अब ये जी क्या है, जी है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि वो एक्सेलरेशन को ए समझता है, लेकिन हम यहाँ पर लिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा कि ऐसा यूनिट सेम ही रहेगा, प्रेशर तो प्रेशर ही है, तो यहाँ इसमें भी इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है कि प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है। ठीक है, तो अभी इस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, पास्कल्स लॉ हम पढ़ेंगे। पास्कल्स लॉ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पास्कल्स लॉ के अंडर आता है हाइड्रोलिक मशीन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है। और ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक जैक, लिफ्ट एंड ऑल। ठीक है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर की चाहिए, और डाउट्स अगर आपको कोई भी क्लियर नहीं हुए होंगे
तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।